हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गॉस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अगर एक अनंत लंबाई का एक तार है और उस पे रेखीय आवेश वितरित है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो देखिए यहाँ पे एक अनंत लंबाई का एक तार लिया है हमने, ठीक है। इस पे धन आवेश क्या है? वितरित है। और इसमें क्या है कि जो लैम्डा है वो क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो अब अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो गॉस लॉ हमेशा क्या होता है बच्चों? बंद पृष्ठ पे लगता है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ को कंसीडर करने के लिए हमने इस अनंत लंबाई के तार पे हमने एक बेलन का कंसीडरेशन किया, एक सिलेंडर का कंसीडरेशन किया। देखिए इस फिगर में, अब इस सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं। एक तो ए सरफेस ऊपर वाला, बी सरफेस नीचे वाला, और सी क्या हो गया इसका? ये जो सरफेस कर्व सरफेस होता है वो सी है सरफेस। तो इस तार पे जो आवेश है उससे विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? इस दिशा में जा रहा है और इस दिशा में जा रहा है। तो हम इन 3 पृष्ठों पे क्या करेंगे? फ्लक्स का मान निकालेंगे। ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे और सी पे निकालेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई डॉट डी एस इक्वल टू ई। हम ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे और सी पे निकालेंगे और तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस क्षण के कारण कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ हमें ये पता लग जाएगा। तो अब देखिए इसमें फाई बराबर ई डॉट डी एस होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस थीटा बताता है। तो सरफेस ए जो है हमारा, वो सरफेस क्या है? ई से क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। देखिए ए जो है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र से क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर माने लंबवत है। तो ई डॉट डी एस में कॉस थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 90 होने के कारण फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ए पे क्या हो जाएगा? ए सरफेस पे देखिए हमने क्या दिखाया है, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक इसी तरीके से बी क्या है? इस विद्युत क्षेत्र से क्या है? लंबवत है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। ये देखिए, तो ए और बी पे विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा? 0। लेकिन सी क्या है? सी सरफेस जो है वो ई से क्या है? समांतर है, पैरेलल है। तो यहां पे क्या होगा कि इस अनंत लंबाई के तार के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो सी सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया, ये टर्म हमारा 0 हो गया। अब केवल किसके कारण बचेगा? सी सरफेस के कारण, ठीक है। अब हम लोग गॉस का नियम लगाते हैं। तो देखिए गॉस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा? गॉस लॉ, ठीक है। और Q बराबर लैम्डा इंटू एल होता है। ये क्या हमने ये कहां से पढ़ा है हम लोगों ने? रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या पता है? Q बराबर लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो अब हम Q की जगह लैम्डा एल लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब देखिए जब हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, जब हमने Q का मान रख दिया, तो अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो हमारा C सरफेस के कारण आया विद्युत फ्लक्स, तो अब E क्या होगा? कांस्टेंट होगा। विद्युत फ्लक्स क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी पद से नियत होती है, कांस्टेंट होती है। और जो बेलन का पृष्ठ होता है वो फॉर्मूला होता है, बेलन का पृष्ठ 2 पाई इंटू आर इंटू एल। जो बेलन की त्रिज्या है वो क्या है? R, और लंबाई क्या है उसकी? L, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल एल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा? E की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या हो गया हमारा? रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर है बेटा, देखो लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर के क्या हो रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रूफिंग की तरफ। गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है, एक समान आवेशित चालक गोले
के कारण वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि अगर हमने एक गोला लिया है और इस पे क्या किया है, प्लस क्यू का आवेश दिया। देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर ले रखी है, इस पे हमने प्लस क्यू का आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू का आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पे क्या होगा, समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित। तो अब क्या करेंगे हम कि इस गोले के बाहर जो S1 सरफेस है, इस सरफेस पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। दूसरा क्या लेंगे हम, इस गोले के पृष्ठ पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और तीसरा कहाँ पे निकालेंगे हम, इस गोले के अंदर S2 जो सरफेस दिखाया है, ये देखिए S2 सरफेस है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, इसके बाहर, पहला केस कहाँ है, गोले के बाहर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए गोले के बाहर हमने एक पॉइंट P ले लिया, इस P पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, एक सरफेस कंसीडर कर लिया जिसकी त्रिज्या क्या हो गई इस गोले की, स्मॉल r, ठीक है। तो अब इस बिंदु P पे हमने क्या किया, एक सरफेस ds लिया, देखिए ये यहाँ पे क्या लिया, ds का सरफेस, और इस सरफेस से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र और जो दोनों पृष्ठ होगा वो दोनों क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, ठीक है। देख लीजिए इधर इस फिगर में क्लियर हो रहा होगा कि जो इस गोले से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो भी कैसा होगा, त्रिज्या के अनुदिश निकलेगा, और सरफेस भी क्या है, देखिए वो क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र से की दिशा में है, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ई डी एस कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो गोले का पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा, स्मॉल आर होगा, क्योंकि इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, और ये बराबर किसके होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। जब RHS पे चला जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ आई है, गोले के बाहर। गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर कहीं की भी दूरी की, चाहे यहाँ ले ले, चाहे यहाँ ले ले, चाहे यहाँ ले ले, कहीं पे भी ले जाएंगे यार, ये वहां की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड केस में हम लोग कहाँ पे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान, इसके पृष्ठ पे, गोले के पृष्ठ पे। मतलब हमने क्या लिया, गोले का पृष्ठ हमने P पॉइंट ले लिया, P डैश देखिए यहाँ पे दिखाया P डैश, हमें क्या निकालना है, इस पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र का मान। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो पहले हमने निकाली थी, इस इक्वेशन में स्मॉल r की जगह हम क्या कर दें, कैपिटल R कर दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा देखो, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहली इक्वेशन है वहां पे स्मॉल r क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। भाई गोले के बाहर हम किसी भी पॉइंट पे हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वहां पे क्या होगा, r का मान चेंज होगा। लेकिन सेकेंड केस में क्या है कि जो 1/4 पाई क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर क्या है, जो हमने मेन जो गोला लिया था उसकी त्रिज्या, वो तो चेंज नहीं होगा। जो आर त्रिज्या का जो गोला लिया था वो तो नहीं चेंज होगा। तो इसके कारण कि हमें ये रिजल्ट निकल के आया कि गोले के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, नियत, ठीक है। क्योंकि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, और आर की त्रिज्या भी क्या है, कांस्टेंट। तो सेकेंड केस में जो फॉर्मूला आया वो ये आया, ठीक है। अब थर्ड केस करते हैं, जब हम क्या करें, पॉइंट कहाँ पे ले लें, सरफेस कहाँ पे ले लें, इस गोले के अंदर, ठीक है। तो हमने S2 सरफेस से दिखाया है, देखिए ये S2 सरफेस के कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, जब हमने इस गोले को Q चार्ज दिया था, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को जब हमने Q चार्ज दिया, तो वो क्या होगा, गोले के पृष्ठ पे समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है कि किसी हमने गोला कैसा लिया, चालक, कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में जितने भी मुक्त आवेश होंगे वो क्या होंगे, गोले के पृष्ठ पे वितरित होंगे।
मुक्त आवेश कहाँ होंगे? गोले के पृष्ठ पे, लेकिन गोले के जस्ट पृष्ठ के अंदर कोई भी मुक्त आवेश नहीं रहेगा। ठीक है, गोले के पृष्ठ के अंदर कोई भी मुक्त आवेश नहीं होगा। तो अगर हम तीसरे केस की बात करें, गोले के पृष्ठ के भीतर अगर हम गॉस का नियम लगाए E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या होता था? आवेश। तो गोले के पृष्ठ के अंदर कोई मुक्त आवेश तो है नहीं। देखिए, कोई मुक्त आवेश ना होने के कारण क्यू का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो यहां से विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा बहुत ही ध्यान से देना, ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि वैद्युत क्षेत्र चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। कई बार न्यूमेरिकल्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये 1 नंबर में कई बार आता है ये। तो हमेशा क्या होता है? चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, कॉपी पेन से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.